हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल क्रिस्टल ऑल। आज हम अपने बायो क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सेलरेटेड rates of species extinction. One of the most important factor responsible for the extinction is, हमारे वर्ल्ड में जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन का रेट है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? आपने पढ़ा होगा एविल क्वार्टेट के बारे में। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज habitat loss and fragmentation. Second one is over exploitation. Third is alien invasion. Once a minute. Okay. Alien species invasion. And the fourth one is co-extinction. और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जो नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी स्पीशीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। थर्ड में क्या होता है? एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन में क्या होता है? किसी भी एलियन स्पीशीज़ का हमारे नेटिव में इंट्रोडक्शन की वजह से जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और को एक्सटिंक्शन में ऐसा होता है कि जब दो स्पीशीज़ इंटरडिपेंडेंट होती हैं तो जब एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उसकी वजह से जो उस पर इंटरडिपेंडेंट स्पीशीज़ थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अगले पे चलते हैं। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी शोज diversity at the ecosystem level, the diversity at the species level, diversity at the genetic level, diversity at the latitudinal level. As the word says, the species diversity, इससे हमें क्लियर पता चलता है it is the diversity at the species level. नेक्स्ट पे चलते हैं। The relationship between area of an explored region and species richness S in that region is given by the equation. हमने पढ़ा हुआ है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो किसने दी थी? जर्मन naturalist and geographer Alexander von हम ओके इन्होंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हमारा जो एरिया होता है एक्सप्लोर्ड एरिया, जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। इसके लिए हमारा जो
ग्राफ आया था वो एक सिग्मॉइड शेप कर्व आया था लाइक दिस। पहले इंक्रीज होती है प्रिसीजनेस, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके लिए जब हमने लॉग का स्केल बनाया वो एक स्ट्रेट लाइन आई लाइक दिस। और जो हमारा सिग्मॉइड कर्व आया था इसकी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड। तो जब हमने उसको लॉग स्केल पे लिखा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग s इज इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a। तो यहां से हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ ex-situ कंजर्वेशन आर। अब हम जानते हैं कि जो ex-situ कंजर्वेशन होता है इसमें हम हमारे स्पीशीज को बाहर उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाकर कहीं एक जगह पर कंजर्व करते हैं, यानी कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ पे होते, कैसे होते हैं सैक्रेड ग्रुप्स, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी ये है हमारे ex-situ वाले। बॉटनिकल गार्डन्स ये भी हमारा ex-situ है। एंड देन क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, हम 196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी चीज को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट सीड बैंक, हम अपने सीड्स को लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, यहां से हमारे क्या आ गए 1, 2 and 3। यहाँ से हमारा ऑप्शन बन जाता है CDE, थर्ड नंबर। ओके, in species area relationship the value of z for the frugivorous fruit eating birds and the animal in the tropical forest of different continent is on a logarithmic scale. Okay, as we know ये z क्या होता है, regression coefficient, और ये ही स्लोप भी होता है, स्लोप। ओके, वी नो कि z की वैल्यू होती है ये नॉर्मली 0.1 से 0.2 तक ही होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। कोई सा भी हैबिटेट हो, लाइक कोलंबिया हो, नॉर्वे हो, कोई सा भी हो। बट इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम एक लार्ज कॉन्टिनेंट को कंसीडर करेंगे, लार्ज कॉन्टिनेंट को कंसीडर करेंगे तो जो z की वैल्यू हो जाती है ये 0.6 to 1.2 तक वेरी कर सकती है। एंड फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स इट इज 1.15। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। आगे चलते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। When large habitats are broken up into smaller fragments due to various human activities, which of the following species is worst affected? Okay. The high biodiversity loss at present includes habitat loss and fragmentation, overexploitation, invasion of alien species, coextinction. When large forests are broken up into small fragments, certain animals with migratory habits are badly affected. हमें यहाँ से अपना आंसर मिल गया है। Hence the answer is migratory birds. Next पे चलते हैं। Okay, यहाँ भी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। The Nile perch introduced into Lake Victoria led to the extinction of. आपने अगर पढ़ा है तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर याद होगा। ये हमारा एविल क्वार्टेट का जो थर्ड पार्ट है, एलियन
स्पीशीज इन्वेजन वाला, उसके अंदर ये पॉइंट गिवन है कि जब साउथ अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वहां से मोर देन 200 species of cichlid fish एक्सटिंक्ट हो गए थे. ओके, हमारा आंसर तो हो जाएगा किकलिड फिशेस. आइए इसको हम पैराग्राफ में देख लेते हैं. ओके, alien species introduced unintentionally may cause extinction of indigenous species. For example, the Nile perch introduced into the Lake Victoria led to the extinction of many species of cichlid fish. ओके, यहाँ से हमारा आंसर मिल गया है. आगे चलते हैं. Fig tree and wasp co-evolved together. Imagine wasp pollinating fig tree become extinct. Then what happens to fig tree later on? अभी जो हमारा एविल कॉर्डेट का 4th पॉइंट था वो यहाँ पे यूज हो रहा है. जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 स्पीशीज इंटरडिपेंडेंट है तो अगर उनमें से कोई एक एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी. इसी को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन. ओके, यहाँ से तो हमें अपना आंसर मिल जाता है. को एक्सटिंक्शन ऑफ फिग ट्री एंड द वास्प अकर्स. ओके, आइए पैराग्राफ में देख लेते हैं. A female wasp and fig tree mutually benefit each other, so they co-evolve in situ and ex situ conservation is also the best way to protect the biodiversity. Okay? आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not the ex situ conservation method? Okay? Sacred groups ये इन situ है. Zoological parks ये ex situ है. Botanical gardens ये भी ex situ है. Seed banks ये तो हमारा cryo preservation. ओके, ये भी हमारा एक तरीके का एक्स सिटू ही होता है. ओके, यहाँ से हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 1. Sacred groups are found in following except. ये तो हमें डायरेक्ट से पैराग्राफ में ही मिल जाएगा. वैसे भी हमें समझ में आ जाएगा यहाँ से. Amazon रेन फॉरेस्ट इसका आंसर बनते हुए. ओके, पैराग्राफ में देख लेते हैं. All the trees and the wildlife within were venerated and given total protection as sacred groups are found in Meghalaya Hills, Aravalli Hills of Rajasthan and the Western Ghats of Karnataka. ओके, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया है. यहाँ पे भी सैक्रेड ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे भी होंगे, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी होंगे, बट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में नहीं. आगे चलते हैं. Select the statement that are correct regarding patterns of biodiversity. ओके, क्या बताना है हमें? सही बताना है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि जनरली हम ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा सा गलत कर देते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. ओके, हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज. ये हमारा गलत हो गया. The tropical Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth. ओके, ये लाइन तुम्हारी सही लग रही है.
ओके, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन देन ट्रॉपिक्स। तो साफ साफ गलत हो गया, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। ये बिल्कुल सही लाइन है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन दे रखी है कि जो ट्रॉपिकल में हमारे वेरिएशंस होते हैं बहुत कम होते हैं, इसी की वजह से वहाँ की प्रोडक्टिविटी हाई होती है। देन Alexander Humboldt observed that within a region species richness decreases with the increasing explored area but up to a limit। यहाँ पे increases होना चाहिए, हमने previous questions में देखा, तो ये हमारा गलत हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। India has 50,000 genetically different strains of rice. The level of biodiversity is। यहाँ पे genetically different strains है, means it's a genetic diversity. Okay. In India, ecologically unique regions are legally protected as they are biodiversity rich in nature. Which one of the following is not a feature of biodiversity hotspot? Okay. Large number of species, सही है। हॉटस्पॉट में हमारी जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अबेंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, ओके। एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये हमारा गलत ऑप्शन है, इट्स अ इन सीटू। ओके, आगे चलते हैं। द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड बटरफ्लाइज due to Dalgai Nile Parch in Victoria, East Africa is an example of, okay, it's an example of invasion of foreign races। okay, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पूरे होते हैं। ओके, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।